फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम जो सीआईबी के एबीएम के मॉड्यूल सी का हम 22 चैप्टर कर रहे थे, उसका पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से पहले तक पढ़ लिया था। आज हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो मोटिवेशन सीधी सी एक चीज़ होती है कि किसी भी जब हम एम्प्लॉय के टर्म में बात कर रहे हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की जो इच्छा शक्ति होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, ये लाइन है ये। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि अगर किसी एम्प्लॉय का मोटिवेशन हाई होगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, और अगर वो मोटिवेशन लो भी होगा तो वो वर्क को अवॉइड करेगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि उसका जो वर्क बिहेवियर होता है वो उसके मोटिवेशन को डिफाइन करता है, आपके एम्प्लॉयज़ को किसी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं मोटिवेशंस की, ये मेन है, हम इसमें देखेंगे। 10 तक थ्योरीज हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। जैसे एक किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूवमेंट के साथ हैं, तो इस टाइप से है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी जो है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैशनल इकोनॉमिक व्यू। ठीक है, तो इसको किसने, F.W. टेलर ने दिया था। इसमें इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है। ठीक है, किसको, F.W. टेलर को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि इनका जो थ्योरम था उसके थ्रू इन्होंने ये बताया था कि ये जो थ्योरी है ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जो भी इनपुट मेथड्स या जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि मैनेजमेंट कभी भी अपने वर्कर के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते हैं, हमेशा वर्कर्स को अपने मैनेजमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। उनकी थ्योरम ये थी। ठीक है, उनका कहना था अगर आप ऐसे करोगे तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड भी रहेंगे और वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर वर्कर अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है, तो वर्कर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि जो वर्कर होते हैं वो केवल मनी के थ्रू मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तो मनी के थ्रू मोटिवेटेड रहने का उन्होंने एक रीज़न दिया था। ठीक है, इस थ्योरी को हम रेबल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस के बाद आपका क्या है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब यही कहते हैं कि अगर आप हाई वेजेस दोगे एम्प्लॉयज़ को तो वर्कर अपने आप को एडजस्ट करेंगे कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे कि हायर वर्किंग एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, ये आपका इस मॉडल का मेन पर्पस था। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिलेशन मॉडल। ह्यूमन रिलेशन मॉडल किसने दिया है, एल्टन मायो ने दिया है। ठीक है, इसमें क्या था, इसने कहा था ऑर्गेनाइजेशन वर टू बी डेवलप्ड अराउंड द वर्कर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल्स बाय फॉलोअर had to take into consideration human feeling and attitude. The leader was to facilitate cooperation for attainment of goals by follower. ठीक है, तो इसमें जस्ट अपोजिट हुआ उसका साइंटिफिक वाले का। इसमें क्या बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो भी आपके फीलिंग्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे रिक्वायरमेंट सेट करेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो, बट वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो भी सेंटिमेंट्स हैं उनको भी देखेगी। ठीक है, और सब साथ में मिलकर अपने गोल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी इस मॉडल की, अनड्यू रिलायंस ऑन सोशल कॉन्टैक्ट एट परसुएशन फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, वही चीज़ हुई ना कि अगर फिर आपको सोशल नेटवर्क बहुत चाहिए, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक तो रिलायंस बहुत बढ़ गया, और आपको ये चाहिए था कि आपको इतना सोशल कॉन्टैक्ट चाहिए था, क्योंकि ज़रा से अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ ख़राब भी हो सकती थी। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, ये हमने डिटेल का जो पेपर है उसमें भी पढ़ा था, जो मॉडल बी स्टार्ट किया था अपन ने। ठीक है, तो उसमें इसको किसने दिया है, अब्राहम मास्लो ने दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि 5 नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन की, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तब हम इनको भी देखते हैं, हमने उसमें देख लिया था तो हम जल्दी देख लेंगे और ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, नॉर्मली आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हम ये चीज़ बोलते हैं ना, ये बेसिक नीड्स जो होती हैं। मतलब ये नीड्स ऐसी हैं जिसके बिना शायद आपको जीने में परेशानी हो। जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, आपको जीने के लिए खाना भी खाना है, पानी भी पीना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी बेसिक, मतलब लाइवलीहुड, बेसिक जो आपके जीने का होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ठीक है, वही चीज़ हो गई। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स आपकी कौन सी हो गई, जिससे आपका साइकोलॉजिकल नीड्स जब मिल जाता है तो उसके बाद आप चाहते हो कि आपका जो फ्यूचर है या जो आपका जो भी मतलब सेफ्टी, मतलब आपकी सेफ्टी रहे, कैसे रहे,
फ्यूचर पर्पज से भी, जैसे आप पैसा सेव करना चाहोगे कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, तब उससे बच सको, ठीक है। और आपका जनरल इंश्योरेंस आप चाहोगे, ठीक है। आपको सेफ वर्किंग कंडीशन चाहिए, कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, आपका डिस्क्रिमिनेशन ना हो बाय जेंडर और बाय एनीथिंग, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, उस टाइप की सेफ्टी से रिलेटेड बातें हो रही हैं आपकी, ठीक है। अब सोशल नीड्स क्या होता है, ठीक है। जब आपका दोनों ऊपर की नीड्स मिल जाते हैं तब आपको चाहिए होता है एक, मतलब एक सोशल लाइफ। सोशल लाइफ क्या हुआ, कुछ चीज़ें हम ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हम मतलब कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं अलग से, जैसे जो कंफर्टेबली हम जीवन में जी सके। जैसे ना आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। सोशल नीड्स, उसी के लिए तो आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो, सेविंग्स करते हो, बाद में वो चीज़ें खरीदते हो, ठीक है ना। सेल्फ एस्टीम नीड्स कौन सी होती हैं, ये ऐसी नीड्स होती हैं जिससे आपको, जैसे आप जब किसी समाज में बैठते हो तो आपको चाहिए कि ये हमें रिस्पेक्ट दे, ये हमारी वैल्यू करे, इसको लगे कि हम बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो उस चीज़ में क्या होता है, आप फिर मतलब अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हो, ठीक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाते हो, फिर नेबर्स के सामने बोलते हो कि हमने इधर खाया, या फिर कुछ ऐसे नए महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो, कहीं बाहर घूमने जाते हो और उसको फिर मतलब लोगों के सामने बोलते हो अपना, या कुछ लोग नहीं बोलते, खुद से सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, नेक्स्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपका जब मतलब आपका जो एक तरीके से आप एक जॉब में हो और उसमें अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है, मतलब एक्सेल होना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो एकदम सक्सेसफुल रहें और मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हों, ठीक है। तो और ऐसा जो जिसकी इच्छा हो जाती है ना, उनको क्या होता है ना, वो जीवन में जैसे कुछ पाना चाहते हैं अपना, या उसको पाके ही रहते हैं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें आपका ये सब आता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मास्लो थ्योरी निपट गई। अब अपन देखते हैं हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर्स और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला था, इसको फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया था। इन्होंने इसमें बोला था कि 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आंसर्स हो जाते हैं तो आपका मतलब बहुत हेल्प मिलती है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होने में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हेन डिड यू फील पर्टिकुलरली गुड अबाउट योर जॉब, ठीक है, एंड व्हेन डिड यू फील एक्सेप्शनली बैड अबाउट योर जॉब, ठीक है। उन्होंने कहा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये 2 आंसर्स मिल जाते हैं तो ये अपना जो एनवायरनमेंट है, या जो भी मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए जो भी फैक्टर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। अगर मोस्टली जैसे आपका एक के आंसर पे आप नहीं करते, बहुत से एम्प्लॉयज़ का सेम आंसर आता है और आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये चीज़ मे भी हमारी तरफ से गलत हो रही है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है। अब इसके बाद हो गया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने ये बोला है कि जो आपकी गुड फीलिंग्स होती हैं वो जनरली जो एसोसिएटेड होती हैं वो होती हैं आपकी जॉब एक्सपीरियंस और जॉब कंटेंट से, और जो चीज़ आपको बैड फील होती है वो आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड होती हैं, जॉब कॉन्टेक्स्ट जो होता है आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं, इन्होंने बोला है, एक मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है और एक हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर होता है। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, आपके अचीवमेंट्स आते हैं, आपको पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ दिखती है, ठीक है, तो ये सब जब चीज़ें होती हैं तो आपको मोटिवेशनल फैक्टर्स बढ़ता है और आपको अच्छा लगता है कोई जॉब करने में, राइट। अगर आपको कोई, जैसे आपने कोई बहुत अच्छा काम किया और कोई आपकी तारीफ भी नहीं कर रहा, कोई उसको रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं दे रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने किया है, तो एक टाइम बाद ऐसा आता है कि आपको लगता है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, इनको तो कुछ लगता ही नहीं, तो इससे अच्छा मैं अपना आराम से, जो मुझे वेजेस मिल ही रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत भी काम करूँगा जैसे बाकी सब कर रहे हैं, तो मेरा भी चल जाएगा। तो मोटिवेशनल लेवल डाउन होता है और उसके बाद वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, तो वो चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर में क्या होता है, जैसे आपका जो पॉलिसी है कंपनी की वो कैसी है, ठीक है, टेक्निकल सुपरविजन कैसा है, सैलरी आपको कैसे मिल रही है, कितना क्लीनिनेस मेंटेन है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, पर्सनल लाइफ कैसी है, रिलेशंस कैसे हैं आपके कलीग्स के साथ आपके, तो ये सब चीज़ें भी ना ये आपका सब डिफाइन करती है, हाइजीन के अंदर आता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसा है आपका। अब नेक्स्ट आता है आपका ERG थ्योरी, ठीक है। ये जो होती है ERG थ्योरी, इसका देखिए इसमें बेस्ड होती है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन 3 नीड्स को मिला के थ्योरी बनाई गई है जिसको क्लेटन एल्डफर ने दिया, ठीक है। ये इसका क्या था, अब इसमें इन्होंने तो क्या दिया है, मॉस्लो थ्योरी के कंपैरिजन में दिया है, ठीक है। पहले क्या था, कैसे डिफर कर रही है मॉस्लो थ्योरम से इनकी, क्योंकि देखिए इसमें भी क्या है, वही चीज़ें एग्जिस्टेंस और आपको 3 बेसिक चीज़ें दी गई हैं जिससे आपका ग्रोथ होगा, और मॉस्लो थ्योरी में भी आपको 5 बेसिक नीड्स दी गई थी, ठीक है, तो उसी से चीज़ से रिलेटेड है।
तो इन्होंने क्या कैसे डिफरेंस है ये बताया। फर्स्ट क्या है, 5 लेवल की जगह इसमें केवल 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ठीक है। और उसके 5 लेवल कौन से थे, मॉस्लो के साइकोलॉजिकल नीड्स थी, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स थी, सोशल नीड्स थी, सेल्फ एस्टीम नीड्स थी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थी, ठीक है। सेकेंड आपका कौन सा है, मॉस्लो थ्योरी जो होता है पोस्टुलेट होता है, एक रिजिड स्टेप लाइक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। मतलब एक प्रोग्रेशन वाइज होता है ना, पिरामिड टाइप से होता है। आपने भी देखा था एक पिरामिड बन जाता है जिसमें फर्स्ट लेवल पे बेसिक नीड्स हैं, इस सबसे आगे आगे बढ़ता जाता है। ईआरजी थ्योरी क्या होती है, इसमें एक साथ तीनों भी हो सकते हैं, एक साथ आप दोनों के लिए भी एक्वायर कर सकते हैं, मतलब दोनों चीजें रहती हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, मॉस्लो की जो थर्ड थ्योरी होती है, इसमें क्या, पर्सन विल स्टे अ सर्टेन लेवल अंटिल दैट नीड इज सेटिस्फाइड, ठीक है। मींस क्या हुआ, अगर आप साइकोलॉजिकल नीड्स पे हो तो पहले आप चाहोगे कि आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जब आपके पास पैसा आएगा या कुछ भी आप एक्वायर करोगे तो आप पहले बेसिक नीड्स फिलफिल करना चाहोगे, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ोगे ना। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ईआरजी थ्योरी में क्या होता है, आप हायर लेवल पे भी जा सकते हो, ग्रोथ पहले ले सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें कोई लेवल नहीं होता है, इसमें सारे लेवल एक साथ भी प्लेस हो सकती है, नेक्स्ट लेवल पे भी प्लेस हो सकता है, ठीक है, सब रहता है। अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी, नेक्स्ट आपका थ्योरी है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या है, इसको डेविड सी मैकक्लेलन ने दिया था। इसमें था देयर आर 3 नीड्स, नेमली नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। मीन्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में क्या है, आपको 3 चीज़ों की नीड्स होती है, अगर आप वो फुलफिल कर लेते हो तो ये उस चीज़ से रिलेटेड। नीड फॉर अचीवमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय विद हायर अचीवमेंट मोटिवेशन डिजायर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अचीविंग गोल्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, अगर कोई एम्प्लॉय आपका है जिसको अचीवमेंट की इच्छा शक्ति है, तो जब उनको वो अचीवमेंट मिलता है तो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है ना। ये चीज़ दी गई है, मतलब कोई आपने उनको टास्क दिया और वो कंप्लीट करते हैं तो उनको एक अचीवमेंट का मतलब ऐसा रियलाइज होता है कि हमने वो अचीव कर लिया, एक सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज़ से, ठीक है। नीड फॉर पावर क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ आपके ऐसे होते हैं जो पावर के लिए, जो मतलब एक हायर पोजीशन पे जाने के लिए अपना शो करते हैं, और अगर वो उस अपनी एबिलिटी के थ्रू उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है उस चीज़ से, ठीक है। तो वो लोग कौन होते हैं, वो नीड फॉर पावर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आपका नीड फॉर एफिलिएशन है। नीड फॉर एफिलिएशन क्या होता है, इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग दिस नीड एज ए डोमिनेट मोटिव डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग सोशल विद इंटरपर्सनल एक्टिविटीज, ठीक है। मीन्स क्या हुआ ना, जैसे आप किसी के पास मतलब एफिलिएशन क्या होता है, आप यही चीज़ बोलोगे ना कि आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके एक दूसरे से सोशल वो बना के नीचे के साथ बिहेवियर के साथ, तो वो सब चीज़ें एफिलिएशन के थ्रू अगर आप मतलब कोई चीज़ पावर या कुछ भी पाना चाहते हो तो वो चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। वर्क अपना कंप्लीट करना चाहते हो सोशल नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल में इसको अलग अलग नेम्स भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंटली थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, बैलेंस इंस्ट्रूमेंटली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। इसको विक्टर एच ब्रूम ने बनाया था। ये जो मॉडल होता है बेस्ड होता है बाय द नेचर ऑफ रिवार्ड पीपल एक्सपेक्ट टू गेट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। सीधा से क्लियर हो गया, मतलब आप अगर कोई जॉब कंप्लीट करते हो और उस जॉब को कंप्लीट करने पे आपको जो रिवॉर्ड मिलता है उसके आपका जो मोटिवेशन होता है वो बढ़ता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। हम सारे मोटिवेशनल ही तो पढ़ रहे हैं, हम यही तो देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ से आपका मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है। बहुत से लोगों ने थ्योरी दी कि ये चीज़ आप करोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक्सपेक्टेंसी होता है पहला। एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि मतलब एक होता है कि अगर आप ये आउटकम आएगा तो उस आउटकम का क्या पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन होगा। मीन्स आपने कोई जॉब की तो आपको एक्सपेक्टेड है हाँ मुझे इससे प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, या फिर अगर एक स्टूडेंट के टर्म में बात करें जो कोई एग्जाम दे के आता है, बहुत पढ़ाई करता है, तो उसको लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, हो सकता है मैं फर्स्ट आ जाऊँ, तो वो चीज़ है एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ठीक है, ये फैक्टर क्या रिलेट करता है, पीपल बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन दैट हिज परफॉर्मेंस विल लीड टू अ पर्टिकुलर डिजायर्ड रिवॉर्ड, ठीक है। वही चीज़ है, मतलब इसमें क्या होता है, हमको एक ऐसा लगता है कि हम अगर ये काम ऐसे कर रहे हैं तो हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, हमारी इच्छा इस चीज़ रिवॉर्ड की है तो हमें ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। इसमें लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल के आउटकम होते हैं। फर्स्ट लेवल पे नॉर्मल होता है, आप सेकंड लेवल पे जाते हो अल्टीमेटेड रिवॉर्ड होते हैं, तो इस टाइप से रहता है, ठीक है। बैलेंस क्या होता है,
इसका बैलेंस होता है वैल्यू ए पर्सन असाइन टू हिज डिजायर्ड रिवॉर्ड, ठीक है। ही मे नॉट बी विलिंग टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इफ द रिवॉर्ड फॉर सच इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज नॉट व्हाट ही डिजायर, ठीक है। मीन्स क्या बात कर रहा है कि अगर किसी को आप कोई रिवॉर्ड ये दोगे और उसने सोचा कि हाँ अगर मैं ये परफॉर्मेंस ऐसे दूंगा मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसकी परफॉर्मेंस हाई नहीं होगी, उसको लगेगा मुझे चाहिए नहीं तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, ठीक है। तो वो चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडम इक्विटी थ्योरी, ठीक है। एडम इक्विटी थ्योरी क्या होती है, इसको जेम्स स्टेमसी एडम्स ने बनाया था, ठीक है। इसमें इन फॉलोइंग टर्म्स को रिलेट करके बनाया गया, ठीक है। एक तो होता है कि पर्सन होता है जो चाहिए मतलब इंडिविजुअल फॉर होम इक्विटी और इनइक्विटी एग्जिस्ट, ठीक है, इस चीज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट है कंपैरिजन, ठीक है। अगर आप क्या करते हो ना, जब आपके पास बहुत सारा ग्रुप होता है या किसी इंडिविजुअल में भी होता है तो हम उसमें कंपैरिजन करते हैं, रेफरेंस लेते हैं ना, इधर का रेफरेंस लिया कि हाँ अगर आप ऐसे करोगे तो आप ऐसे बनोगे, इस टाइप से रेफरेंस पेरेंट्स भी देते हैं जीवन में। तो वो चीज़ ही है कि आपका कंपेरिजन होता है, ठीक है। फिर इनपुट्स आता है, जब आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करते हो, आपका एजुकेशन इनपुट एटीट्यूड एक्सपीरियंस वगैरह यूज करके कोई जॉब करते हो तो उसका मतलब कोई ना कोई इनपुट देने पे कोई ना कोई आउटकम आएगा। तो आउटकम क्या रहता है, आपको सैलरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, पर रिसीव फ्रॉम अ जॉब, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे किया है कि ये जो टर्म्स होते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड है और एक दूसरे को भी रिलेट करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा भी है, द मोटिवेशन टू एक्ट डेवलप आफ्टर द पर्सन कंपेयर इनपुट आउटकम विद आइडेंटिकल रेशियो इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन, ठीक है ना। मीन्स वही चीज़ है कि आपका मैंने बोला ना कंपैरिजन होता है, तो आप जब आपका मोटिवेशन बढ़ता है, जब आप किसी से एक हेल्दी कंपैरिजन करते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ अपना, अगर हमने सेम स्किल सेट्स हैं हम आपस में बराबर में चल रहा हो, कोई आपका हेल्दी कंपैरिजन करेगा ना तो मोटिवेशन बढ़ता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका पोर्टर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोटिवेशन, देखिए प्रेमाइसेस है थोड़े थोड़े, मोटिवेशन होता है, ठीक है। मतलब मोटिवेशन क्या होता है कि आपने कोई एफर्ट और फोर्स लगाया, तो मे भी जरूरी नहीं है कि उस मोटिवेशन से आपको सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा या आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव भी होगी, ठीक है। वो चीज़ की बात करें अब फिर क्या मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस आर ऑल सेपरेट वेरिएबल्स एंड रिलेटेड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। ये आपस में डिफर होते हैं लेकिन रिलेट भी करते हैं, ठीक है। एफर्ट क्या है, अब आपने किसी चीज़ में एफर्ट कराया तो वो डायरेक्टली परफॉर्मेंस में नहीं जाएगा, आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब जो रिवॉर्ड फॉलो होते हैं, जब आपको कोई काम कंप्लीट करते हो उसके बाद जो रिवॉर्ड फॉलो होता है, फिर जब आपको रियलाइज होता है कि हाँ हमें सेटिस्फैक्शन मिला और हमें उसकी कुछ अचीवमेंट्स मिली, ठीक है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या होता है कि कंसिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जैसे अगर आपकी एक कोई सिचुएशन आई, आपने ये चीज़ की, कुछ बिहेव एग्जिबिट किया, तो नेक्स्ट टाइम जब सेम सिचुएशन अराइज होती है तो मे भी पॉसिबल है कि दूसरा बंदा जो है जिसने चीज़ की जानकारी और नहीं भी हो, मे भी सेम बिहेवियर एग्जिबिट करे, ठीक है। वो चीज़ की बात हो रही है। मतलब क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, मतलब आपका उस कंडीशन उस एनवायरनमेंट में यही बिहेवियर शायद में भी प्रेजेंट होना था, ठीक है। तो वो चीज़ की बात हो रही है। और कभी कभी होता है ना, हमने कोई चीज़ सुनी होती है, जब वो चीज़ हमारे साथ होती है तो हम उसी तरीके से अनकॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड से वैसे ही बिहेव कर जाते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। देखिए थोड़ी बहुत इजी है, ज़्यादा है नहीं, हमें मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आएगा भी तो बस ये आएगा ये पॉइंट किस थ्योरी का है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं आता है, बहुत बड़ा पेपर होता है, 4 मॉड्यूल्स हैं हर पेपर के, ठीक है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं, तो अगर किसी चैप्टर से कुछ आएगा तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि एडम इक्विटी थ्योरी क्या कंसीडर करता है, या फिर ये चीज़ इस पॉइंट में है, आपका इस कौन सी थ्योरी का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोटिवेशन एंड बिहेवियर, ठीक है। मोटिवेशन एंड बिहेवियर में क्या हो गया, बिहेवियर एंड इंडिविजुअली जनरली मोटिव बाय डिजायर टू अचीव सम गोल, ठीक है। मतलब ये चीज़ हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं, चैप्टर मोटिवेशन से रिलेटेड ही है, तो इसमें क्या बार बार आ रहा है कि अगर आपका जो कुछ डिज़ायर होती है, कुछ गोल होता है, तो आप उसके लिए मोटिवेशन आपको आ जाता है, आपको लगता है हम एफर्ट करेंगे तो मे भी हम वो चीज़ गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। मोटिव कैसे आता है, देखिए सीधी सी बात है, आपका जो इनर सेल्फ होता है, जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो आपको इनर सेल्फ और आप उसके लिए मेहनत करते हो और आपको पता है आपके पास स्किल सेट्स है, तो आपका जो इनर सेल्फ होता है वो आपको खुद ही एक तरीके से ऐसा शौक ऐसा रियलाइज कराता है अंदर से
कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसी फीलिंग आती है, उसी को तो मोटिवेशन कहते हैं, हाँ, कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। गोल्स क्या होते हैं, सब लोग अपने इंडिविजुअली अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी जो नॉर्मल लेवल होता है उससे आगे जाके कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, वो हमारा गोल होता है। जैसे अगर आप कॉलेज स्कूल में होते तो आप होप करते हो ना, हाई स्कूल में मैं फर्स्ट आके रहूँगा या फर्स्ट डिवीजन आके रहूँगा, या फिर जब आप जैसे मतलब जैसे जैसे आप चेंज आगे बढ़ते जाते हो जीवन में, आपके गोल्स चेंज होते जाते हैं। कभी कभी लोग छोटी क्लासेस में डिसाइड करते हैं हम बड़े होकर ये बनेंगे, तो उन्होंने एक गोल डिसाइड किया ना, और जब उनका मोटिवेशन उस चीज़ के लिए हाई रहता है तो उस गोल की तरफ वो काम करना शुरू करते हैं, राइट। देन है मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, आपने डिज़ायर किया, आपने कुछ गोल सेट किया, बट इट मीन्स ये नहीं है कि आप जो पाना चाहते हो वो अचीव कर लो। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारे टेक्निक्स आने चाहिए, आप बहुत नई चीज़ें सीखते हो, उसके लिए आगे मेहनत करते हो, ठीक है ना। तो देखिए अब मनी क्या होता है, कुछ लोगों के लिए मनी होता है, ठीक है। मोटिवेशन टू वर्क क्या होता है, कुछ लोगों के लिए मनी होता है, पैसे के लिए वो कुछ मेहनत करते हैं, कुछ लोगों के लिए एप्रिशिएशन होता है, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हम ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। तो एप्रिशिएशन क्या होता है कि किसी को कोई तारीफ करे तो उसको खुशी मिलती है ना, तो उससे भी उनको मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोगों के लिए जॉब एनलार्जमेंट होता है। जॉब एनलार्जमेंट क्या रिलेटेड है, असाइनिंग मोर एंड मोर जॉब ऑफ सेम लेवल टू डाइवर्सिफाई द स्किल्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मतलब सेम लेवल पे अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स दी जाएंगी तो उसको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा ना, नया नया रोज क्रिएटिवनेस मिलेगी, तो उसको अच्छा लगेगा काम करने में, ठीक है ना, वो चीज़ है। अब देखें नेक्स्ट कैसे है, जॉब एनरिचमेंट। ये तो जॉब एनराजमेंट था, काम बढ़ना, और जॉब एनरिचमेंट में क्या हुआ, एकदम से मतलब हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, एकदम चैलेंजिंग आएगा आपको, मतलब ये लगेगा मैं कैसे करूँ। फिर कुछ लोगों को होता है ना कि जब ऐसे रियलाइज होता है कैसे करें, तो उसके लिए फिर और मोटिवेटेड होते हैं, हम ऐसे करके देखेंगे, ऐसे ट्राई करेंगे। क्रिएटिव माइंड, एकदम इनोवेटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड। जॉब में मतलब बहुत कुछ करने को है, जिसका आप मतलब इतने बिजी हो जाते हो जॉब में, इतना कुछ करने को देख के कि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कब कितना बिजी रहा, वो चीज़, ठीक है। जॉब रोटेशन, ठीक है। जॉब रोटेशन क्या हुआ, मीन्स आपको एक जैसी फंक्शनैलिटी में नहीं रखना है, आपको कभी इस जॉब में शिफ्ट करना है, उस जॉब में शिफ्ट करना है, मतलब आपको सीट इधर से उधर करना है, ठीक है। बैंक एम्प्लॉयज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी लोन्स में बैठे होते हो, ठीक है, ज़्यादातर लोन वालों को शिफ्ट नहीं करते, लेकिन कभी रूटीन के जैसे सेविंग में हो, कभी आपको KYC के लिए बैठा दिया, कभी आपको कैश में दे दिया, तो जॉब रोटेशन होता है, नया नया डिफरेंट डिफरेंट आपको एरिया चेक करने को मिलता है, ठीक है, ऐसे रहता है। बैंक्स में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लोगों के मोटिवेशन को हाई करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें जैसे आपके जो होते हैं ना, मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लेता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग कराता है, सब कराता है, उसमें पार्टिसिपेशन कराता है लोगों का, ठीक है। मतलब लोगों को इनिशिएट करता है। कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ नहीं करना चाहते, जिनको कोई गोल सेट ही नहीं होता, तो उनको भी इंकरेज करते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उनको क्या क्वालिटी मिल रही है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है, फेयर कंपेंसेशन मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, जॉब में जो ग्रोथ चाहते हैं वो मिल रही है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसी, मतलब उनको कितना क्वालिटाइज वर्क मिल रहा है, तो वो चीज़ है, ठीक है। और हर डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वर्क का नीड होता है। किसी को चाहिए कि मुझे हेल्दी एनवायरनमेंट के, किसी को चाहिए कि मुझे कंपेंसेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, सबका अपना अलग अलग होता है। कोई चाहता है कि मुझे जॉब तो मैं करूँ लेकिन मुझे अपने परिवार के साथ भी टाइम ज़्यादा बिताने को मिले, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है। रोल कंसेप्ट्स एंड एनालिसिस, ठीक है। अब हम इसको एक बार देखते हैं। रोल मीन्स क्या है, जैसे अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स एट्रीब्यूटेड टू समवन ऑक्यूपाइंग अ गिवन पोजीशन इन अ सोशल यूनिट, ठीक है। रोल यही तो हुआ ना, हम कहते हैं ना इसका ये रोल है, मतलब किसी को एक रोल एग्जिबिट कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इसको इस चीज़ से रिलेटेड सारे काम करने हैं जो वो सीट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम एक चीज़ देखते हैं, रोल और पोजीशन में क्या है। देखिए रोल क्या होता है, रोल इज अ पोजीशन वन ऑक्यूपाइज इन अ सोशल सिस्टम, ठीक है, वो चीज़ होगी। और पोजीशन क्या होता है, पोजीशन इज अ रिलेशनल एंड पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बट रोल इज ऑब्लिगेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब दोनों में सिमिलैरिटी होती है पर एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मतलब पोजीशन जो होता है ना, पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, हम नहीं कहते कि ये पोजीशन है, ये हायर पोजीशन पे है, ठीक है। और रोल क्या होता है, रोल आपके एक तरीके से जॉब को एग्जिबिट कर रहा है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क क्या करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जैसे पोजीशन आपकी पावर को डिफाइन करता है कि हाँ ये इस पोजीशन पे है और इधर से इतना इसको कंट्रोल है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो चीज़ है, ठीक है। अब रोल स्टैग्नेशन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मेन वही देखते हैं। रोल स्टैग्नेशन क्या होता है,
They promote person based on appraisal of their performance. When a person gets a promotion, he enters into a new role. Now, the new role demand that an individual outgrow the previous one and take charge of the new role effectively. ठीक है, मीन्स क्या होता है, स्टैग्नेशन क्या होता है, कहीं रुक जाओ, ठीक है ना, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर आपको एक टाइम बाद एक नया प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है, रोल स्टैग्नेशन से बाहर ला रहे हैं, आपको एक नया रोल दे रहे हैं, और आपको क्या करना है, आप जो प्रीवियस रोल में थे आपको उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको डिमोशन कर देते हैं, फिर आपको फायदा नहीं है ना, कि अगर आप कोई चीज़ नया रोल दिया और आप उसको फुल भी ना कर पाओ। उसके बाद है इंटर रोल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मोर देन वन रोल देयर आर बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, ठीक है। मींस क्या होता है, कुछ तो उनको ये होता है ना कि जैसे डिफरेंट जॉब्स दे दी जाती हैं। अब उन डिफरेंट जॉब्स में क्या होता है, हो सकता है नेचर बाय दोनों सेम ना हो, तीनों सेम ना हो, तो कन्फ्लिक्शन आ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है उसको कौन सा काम पहले करना है या क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रोल सेट कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। रोल सेट कन्फ्लिक्ट्स में आपका क्या होता है कि द रोल सेट कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन हु हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रोल एंड इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, उसने एक्सपेक्टेशन तो दूसरे किए थे पर उसका काम कुछ और ही हो रहा है, तो उससे क्या होगा, फिर इच्छा खत्म हो जाती है ना। जैसे कैसे हुआ, देखिए देखते हैं, रोल एम्बिग्यूटी। एक तो चीज़ क्या हुई, उसको रोल ही क्लियर नहीं है कि हमें काम क्या करना है, उसने सोचा तो मुझे ये करना है, फिर जब वो करना शुरू करता है तो उसको रियलाइज होता है मैं तो गलत समझ गया, इसको तो ऐसे करना था, तो वो रोल एम्बिग्यूटी हो जाता है, ठीक है। रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है, आपने रोल से एक्सपेक्ट कुछ और किया था, आप सोचे थे मैं ये करूंगा, लेकिन वो चीज़ चेंज हो गई और आपको कुछ और करना पड़ रहा है, तो वो रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रोल ओवरलोड क्या हो गया, मतलब ये हो गया, देखो, रोल ऑक्यूपेंट फील्स दैट देयर आर टू मेनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सिग्निफिकेंट अदर इन हिज रोल सेट, ठीक है। मींस क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मिल रही है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से उसका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उसको कर ही नहीं पा रहा है रोल को अपने अचीव, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस पर हो गई, तो वो रोल ओवरलोड हो जाता है। रोल एरोजन क्या होता है कि जैसे उसको कुछ काम आपने दिया, उसका पता है कि मुझे काम परफॉर्म करना है, लेकिन जो डिफरेंट बंदा है जिसको डिफरेंट रोल करना था वो आपका रोल कर रहा है, ठीक है, तो रोल एरोजन शुरू हो जाता है, उसको लगता है कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, कोई ना कोई शेयर कर रहा है उसका, कोई ना, मैं नहीं करूँगा तो ये कर देगा, तो वो रोल एरोजन शुरू हो जाता है, ठीक है। रिसोर्स इन एडुकेसी क्या होती है, जैसे उसको किसी काम करने के लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे बैंक में बैठ के काम करना है और मेरे पास सिस्टम ही नहीं है, तो रिसोर्सेज ही नहीं है ना, तो उसकी वजह से मैं अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो वो चीज़ हो गई रिसोर्स इनएडिक्वेसी। पर्सनल इनएडिक्वेसी क्या है कि मेरे पास स्किल सेट्स वगैरह नहीं है, या फिर मुझे नॉलेज ही नहीं है, जैसे मुझे अब आज मैं लोन के बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे आप लोन की सीट पे बैठा दें तो मैं क्या बता सकती हूँ कस्टमर्स को, कुछ नहीं बता सकती, मुझे नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, तो वो ये चीज़ है, ठीक है ना, कि आपका जो आपके नॉलेज है, स्किल सेट्स हैं, वो उसके अप्रोप्रिएट है जो आपको रोल मिला है या नहीं है, आपको फिर सीखना पड़ेगा, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर डिमोट करके या दूसरी सीट्स पे रोल आपका चेंज करा जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। रोल आइसोलेशन क्या होता है, कभी कभी कुछ रोल्स ऐसे होते हैं कि आपको फील होगा कि आप किसी के बहुत क्लोज हो, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा है, कभी कभी आपको फील होगा कि उस रोल की वजह से आप अपने बाकी कलीग से अलग हट रहे हो, किसी के साथ मतलब एक अपना सोशल लाइफ नहीं जी पा रहे हो, तो वो ऐसे रोल आइसोलेशन में आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारा सारा कंप्लीट हो गया, लेटेस्ट सम अप है, कि आपको हमेशा जब भी पेपर पे जाने से पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एक बार पहले, तो सारे सम अप पढ़ लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सम अप, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया मेरा चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी प्रोवाइड करूँगी, कुछ इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।